नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की उड़ान 171 उस दुखद हादसे पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास देखिए कई समाचार रिपोर्टें हैं और शुरुआती जांच के भी कुछ डिटेल्स हैं। कोशिश यही है कि इस बिखरी हुई जानकारी से ज़रूरी बातें निकालें। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है, मतलब 12 जून 2025 को अहमदाबाद से बस उड़ा ही था विमान और कुछ सेकंड्स में ही एक बिल्कुल नया प्लेन कैसे क्रैश हो गया। हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट 171 थी। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, बिल्कुल नया। रजिस्ट्रेशन VTANB। ड्रीमलाइनर तो काफी आधुनिक माना जाता है। बहुत ज्यादा। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और इसने दोपहर को करीब 1:39 पर उड़ान भरी थी 12 जून को। और जैसा आपने कहा, उड़ान भरने के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही, मतलब सोचकर भी अजीब लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। विमान ने ऊंचाई खो दी और फिर वो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। ओह, टेक ऑफ के तुरंत बाद का वक्त तो वैसे भी बहुत क्रिटिकल होता है ना। सबसे ज्यादा। और ये बहुत ही दुखद था। विमान में देखिए 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। कैप्टन थे सुमित सभरवाल, जिन्हें करीब 8200 घंटे का अनुभव था। काफी अनुभवी पायलट। हाँ, 8200 घंटे तो बहुत होते हैं। जी। और फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उन्हें भी लगभग 1100 घंटे का अनुभव था। अच्छा। और ये भी पता चला कि क्रू ने एक मेडे कॉल जारी किया था। मेडे कॉल मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी वाला। हाँ, वो आखिरी सिग्नल होता है जब पायलट बताते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। उस कॉल के बाद फिर कोई संपर्क नहीं हो पाया। और फिर जो हुआ वो भयानक था। विमान में जितने लोग थे 241, सभी की जान चली गई। हाँ, और जमीन पर भी, क्योंकि वो हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा था। तो जमीन पर भी करीब 19 से 30 लोगों की मौत हुई। बाप रे, तो कुल मिला के लगभग 260 मौतें हुईं। जी, लगभग 260। ये पिछले एक दशक की शायद सबसे बड़ी, सबसे भयानक विमानन त्रासदियों में से एक बन गई। कुछ शुरू में खबरें 274 तक कह रही थीं, पर ऑफिशियल आंकड़ा 260 का है। इस पूरी तबाही में एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है, एक अकेले जीवित बचे यात्री की। हाँ, रमेश विश्वकुमार बुचरवदा, 40 साल के ब्रिटिश व्यवसायी। वो अकेले थे जो इस हादसे में बच गए। कैसे, मतलब ये हुआ कैसे? बताया गया कि वो एग्जिट रो के पास बैठे थे और शायद विमान के टकराने से ठीक पहले या उसी वक्त वो किसी तरह बाहर कूदने में कामयाब रहे। कमाल है, चमत्कारी कह सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें चोटें तो गंभीर आईं लेकिन जान बच गई। बाद में वो अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए दीव लौटे थे। जाहिर अब इतना भयानक हादसा झेलने के बाद वो गहरे सदमे में होंगे। हाँ, वो सर्वाइवर गिल्ट वाली बात भी होती है। बहुत ज्यादा। शारीरिक और मानसिक रूप से उभरना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में। जाहिर तौर पर बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गया होगा। जी हाँ, NDRF, CISF, लोकल फायर ब्रिगेड, सभी इमरजेंसी सेवाएं तुरंत पहुंच गई थी। शुरुआती घंटों में ही कई शव बरामद भी कर लिए गए। लेकिन पहचान करना एक बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। इतने सारे शवों की पहचान के लिए फिर DNA टेस्टिंग का ही सहारा लेना पड़ता है और ये प्रक्रिया लंबी होती है, मुश्किल होती है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 260 पीड़ितों में से 259 की पहचान हो चुकी है, लगभग सभी की। हाँ, और 256 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। अहमदाबाद का सिविल अस्पताल ही इसका सेंटर बना रहा। DNA जांच, डेथ सर्टिफिकेट और परिवारों के लिए काउंसलिंग वगैरह सब वहीं हो रहा था। ये अच्छा है कि काउंसलिंग की व्यवस्था थी। हाँ, बहुत जरूरी है। और कुछ वॉलंटियर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। मलबे से लोगों का कीमती सामान निकालकर अधिकारियों को दिया। सराहनीय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या था? यहीं से जांच का काम शुरू होता है। बिल्कुल। भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इसकी मुख्य जांच एजेंसी है। अच्छा। और क्योंकि विमान अमेरिकी था, बोइंग, और इंजन भी अमेरिकी थे, GE के, हाँ, तो अमेरिका की NTSB और FAA जांच में मदद कर रही हैं। और ब्रिटेन की CAA भी शामिल है क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है शायद ऐसे मामलों में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी होता है ऐसी जांचों में, विशेषज्ञता मिलती है। और जांच के लिए सबसे अहम चीज वो ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए? खुशकिस्मती से हाँ, दोनों मिल गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, जिसमें पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जिसमें विमान के सारे टेक्निकल पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस, सब कुछ। अच्छा, तो अब इनका एनालिसिस चल रहा होगा? जी, दोनों सुरक्षित मिले हैं और उन्हें दिल्ली भेजा गया है। वहीं डेटा का विश्लेषण हो रहा है ताकि पता चल सके कि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था।
घटनाओं का क्रम क्या था? शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है, कोई अंदाजा? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक कारण तो बताया नहीं गया है, ये कहना जल्दबाजी होगी। सही। लेकिन शुरुआती जांच कुछ खास चीजों पर फोकस कर रही है, जैसे क्या इंजन के थ्रस्ट में कमी आई, मतलब टेक ऑफ के लिए जो पावर चाहिए क्या वो कम हो गई थी। अच्छा, ये एक संभावना है। दूसरी चीज, फ्लैप सेटिंग्स। फ्लैप्स जो विंग्स पर होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं, क्या उनकी सेटिंग सही थी? और तीसरी बात, लैंडिंग गियर, क्या वो टेक ऑफ के बाद ठीक से अंदर गया था या खुला रह गया था? अगर गियर खुला रह जाए तो वो भी विमान की स्पीड और चढ़ाई पर असर डालता है। तो ये सब तकनीकी पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, ये सब टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के प्रदर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस हादसे का असर भी तो काफी हुआ होगा एविएशन सेक्टर पर। हाँ बिल्कुल, भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने एयर इंडिया के पूरे 787 बेड़े के निरीक्षण का आदेश दे दिया है। पूरे फ्लीट का? जी हाँ, और एयरपोर्ट के ऑपरेशन और क्रू की ड्यूटी के जो नियम हैं उनकी भी समीक्षा हो रही है। ये जरूरी भी है शायद। और एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन, उन्होंने भी कहा है कि सुरक्षा सबसे ऊपर है, कोई भी विमान बिना 100% सुरक्षित पाए नहीं उड़ेगा। उन्होंने परिवारों को मुआवजे और मदद का भी आश्वासन दिया है। और वो जो अकेले जीवित बचे यात्री हैं, रमेश बुचरवदा, उनका क्या हाल है? जैसा हमने बात की, वो शारीरिक और मानसिक रूप से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ये एक लंबा और मुश्किल सफर है उनके लिए। तो संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक हादसा था। उड़ान भरने के ठीक बाद हुआ, बहुत जाने गईं, एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए और अब एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है। हाँ, और दिलचस्प ये है कि जांच कई तकनीकी पहलुओं पर जा रही है, इंजन, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर। सही। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जब ये जांच पूरी होगी तो क्या ये सिर्फ कोई तकनीकी खराबी का मामला निकलेगा, या फिर इसमें कोई मानवीय भूल या कहिए कि सिस्टम की कोई कमी वो भी सामने आएगी? ये देखना होगा। हाँ, क्योंकि ये सोचना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से भविष्य की उड़ान सुरक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, खासकर जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है। तकलीक और इंसानी प्रक्रियाओं के बीच वो सही तालमेल बिठाना, वो हमेशा एक चुनौती रहती है और इसी से हमें सीखना होगा।